विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अति अल्प काल में कीमत एवं उत्पत्ति का निर्धारण किस प्रकार से होते हैं उसका अध्ययन किया था। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्प काल में उत्पत्ति व कीमत के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि अल्पकाल में फर्म के लिए संयंत्र का आकार दिया हुआ होता है। मांग के बढ़ने पर फर्म अपने दिए हुए संयंत्र का गहरा उपयोग करके अधिक उत्पादन करती है और मांग के घटने पर इसका कम उपयोग करके कम उत्पादन करती है। तो फर्म के लिए वस्तु की कीमत भी दी हुई होती है। तो फर्म को तो केवल यह निर्णय करना होता है कि वह माल का कितना उत्पादन करे ताकि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके अथवा उसे न्यूनतम हानि हो। तो अल्पकाल में फर्म उस बिंदु तक माल का उत्पादन करती है जहां पर कीमत बराबर सीमांत लागत हो, है ना। प्राइस इज इक्वल टू AR। क्योंकि कीमत और औसत आय दोनों ही समान होते हैं, प्राइस इज इक्वल टू AR होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC संतुलन की स्थिति कही जाएगी। तो अल्पकाल में एक फर्म को लाभ भी हो सकता है अथवा हानि भी हो सकती है, लेकिन फर्म माल का उत्पादन तभी करेगी जब वस्तु की कीमत कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो। तो अल्पकाल में फर्म लाभ या हानि उठा सकती है, लेकिन वह उस बिंदु तक उत्पादन करेगी जिस बिंदु तक कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाए। कीमत के औसत परिवर्तनशील लागत से कम होने की स्थिति में उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। तो कई बार 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, उत्पादन बंद करो का बिंदु या शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं। तो जहां कीमत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत प्राइस इज इक्वल टू ABC हो जाती है, तो उस बिंदु को हम उत्पादन बंद करो का बिंदु अथवा शट डाउन पॉइंट कहते हैं। कीमत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत के बिंदु पर फर्म उत्पादन कर सकती है, इस बिंदु तक उत्पादन कर सकती है अथवा नहीं भी कर सकती है। अर्थात वह उत्पादन करने के संबंध में उदासीन हो सकती है, तटस्थ हो सकती है। इस बिंदु पर फर्म को स्थिर लागत के बराबर हानि उठानी पड़ती है, लेकिन इस बिंदु पर उत्पादन जारी रखने पर उसका बाजार से संपर्क अवश्य ही बना रहता है। तो हम अल्पकाल में फर्म की उत्पत्ति की मात्रा को निश्चित करने के लिए अल्पकालीन लागत वक्रों का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम ये रेखा चित्र लेते हैं और लागतों का मैं पहले लागत वक्र में वर्णन कर चुका हूं। इस चित्र में ABC, ये देखिए ABC औसत परिवर्तनशील लागत, SAC अल्पकालीन औसत लागत और SMC अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों को बतलाती है। इन तीनों वक्रों का उपयोग करके फर्म के लिए इस एक रेखा चित्र में हम अनेक स्थितियां स्पष्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहां ले लेता हूं जिससे आपके आसानी हो जाएगी। इस चित्र में हम देखें कि जब कीमत OP है, OP कीमत पर फर्म माल की OX0, ये देखिए कीमत OP पर OX0 मात्रा, क्योंकि ये यहाँ पर AR बराबर MR है तो इससे OX0 मात्रा तय होती है और कीमत OP पर उत्पादन करती है। P कीमत पर फर्म का AR या MR वक्र, ये AR MR वक्र दोनों ही यहाँ पर है, ये SMC वक्र को Q0 बिंदु पर, ये इस बिंदु पर देखिए Q0 पर काटता है। तो माल की X0 मात्रा उत्पन्न की जाती है। यह समझना बहुत ही आसान है कि इस उत्पत्ति की मात्रा व कीमत पर फर्म को प्रति इकाई लाभ Q0M, ये जो है SAC वक्र है। SAC का मतलब अल्पकालीन औसत लागत। तो लागत तो आ रही है उसकी X0M और कीमत मिल रही है उसे X0 Q0। तो इस प्रकार से जो है फर्म को प्रति इकाई यहाँ पर लाभ जो है OP कीमत पर प्रति इकाई लाभ जो है वो होगा QM के बराबर, और जो कुल लाभ होगा वो कुल लाभ होगा PQM
टी क्षेत्रफल के बराबर। ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ओपी कीमत पर ये फर्म को अधिसामान्य लाभ मिल रहा है, क्योंकि उसकी लागत जो है एसएससी वो है ओ एक्स जीरो, उसकी जो लागत है वो है उसकी लागत है x0m और उसे कीमत मिल रही है x0q। तो इस प्रकार से उसे यहाँ पर लाभ मिल रहा है। जब कीमत घट करके या कीमत जब OP1 हो जाती है, जब कीमत यहाँ आ जाती है OP1 पर, तो माल की OX1 मात्रा उत्पन्न की जाती है और कीमत के अल्पकालीन औसत लागत, ये देखिए ये जो कीमत है P, ये फर्म का अल्पकालीन औसत लागत वक्र का ये न्यूनतम बिंदु है। यहाँ कीमत और अल्पकालीन औसत लागत दोनों ही समान है, तो कीमत और लागत दोनों ही समान है। तो ऐसी स्थिति में फर्म को न लाभ होगा न ही हानि होगी। इसे फर्म का लागत कीमत साम्य बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु पर फर्म की कुल आय कीमत इंटू वस्तु की मात्रा बराबर होती है कुल लागत, औसत लागत इंटू वस्तु की मात्रा के। तो ये जो क्षेत्रफल है P1 कीमत पर न लाभ न हानि की स्थिति है, फर्म को न तो लाभ हो रहा है और न ही अधिसामान्य लाभ हो रहा है और न ही किसी प्रकार की हानि हो रही है। अब कीमत जब OP2 हो जाती है, ये देखिए जब कीमत OP2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पर माल की OX2 मात्रा, ये OX2 मात्रा उत्पन्न की जाएगी, जिस पर कीमत औसत लागत एसएसी से कम होने से घाटा होता है। यहाँ कीमत एसएसी से कितनी कम है, फिर भी कीमत के औसत परिवर्तनशील लागत के, देखिए औसत परिवर्तनशील लागत वक्र ये नीचे वाला है, तो इससे ऊपर रहने के कारण स्थिर लागत का कुछ अंश उसे अवश्य ही मिल जाता है और फर्म को उत्पादन जारी रखने में भी लाभ होता है। अब यहाँ जो उसे हानि हो रही है वो हानि हो रही है इस क्षेत्रफल के बराबर, इतनी उसे हानि हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले बिंदु पर। जब कीमत OP3 हो जाती है, ये कीमत जब OP3 हो जाएगी तो माल की OX3 मात्रा उत्पन्न की जाएगी। यहां पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर, ये देखिए जो एबीसी वक्र है यहां पर ये Q3 बिंदु पड़ता है। तो जब OP3 कीमत होती है तो Q3 बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है, वस्तु की OX3 मात्रा उत्पन्न की जाती है और यहाँ एबीसी प्राइस के बराबर होती है। तो फर्म को स्थिर लागतों के बराबर हानि उठानी पड़ती है। यह हानि तो शून्य उत्पत्ति पर भी उठानी पड़ सकती है। तो फर्म OP3 से कम कीमत पर तो उत्पादन अवश्य ही बंद कर देगी। तो ये जो Q3 बिंदु है ये उत्पादन बंद करो का बिंदु है या शट डाउन पॉइंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि OP3 पर उसे उत्पादन जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर उसकी कीमत OP3 है तो वो उत्पादन को जारी रखे या बंद कर दे। वास्तव में फर्म इस बिंदु के संबंध में तटस्थ रह सकती है, न्यूट्रल रह सकती है, लेकिन इस पर उत्पादन को जारी रखने से फर्म का बाजार से संपर्क अवश्य ही बना रहेगा तथा उसे इसके कारण भी उसका महत्व कम नहीं है। तो अतः OP3 कीमत पर फर्म को उत्पादन जारी रखना चाहिए। वैसे इस बिंदु पर उत्पादन जारी रखने से आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं हो रहा है फर्म को, क्योंकि उसे स्थिर लागतों के बराबर हानि हो रही है, लेकिन बाजार से संपर्क बनाए रखने के लिए उत्पादन को जारी रखना उपयोगी रहता है। OP3 कीमत, जहां कीमत बराबर एबीसी है, यह फर्म के लिए उत्पादन बंद करो का बिंदु है। अब अगर कीमत OP3 से थोड़ी सी भी नीचे जाएगी तो फर्म निश्चित रूप से अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि अल्पकाल में फर्म की उत्पत्ति व लाभ हानि का निर्धारण दी हुई कीमत के साथ साथ अल्पकालीन लागत वक्रों का के द्वारा भी निर्धारित होता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में हमने प्रत्येक स्थिति में देख लिया, लाभ की स्थिति भी देख लिए। जब कीमत OP हो, जब कीमत OP1 होती है तो न लाभ न हानि की स्थिति, जब कीमत OP2 होती है तो हानि की स्थिति, और जब कीमत OP3 होती है तो शट डाउन पॉइंट या उत्पादन बंद करो का बिंदु कहलाता है। अब इस दौरान कहा जाता है कि कई बार पूछा जाता है कि फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होगा। यहाँ पूर्ति वक्र हमने नहीं दे रखा है, AR इजिकल टू मांग वक्र हो गया। AR तो मांग वक्र होता है, तो पूर्ति वक्र कहाँ गया। तो
इस चित्र से अल्पकालीन पूर्ति वक्र भी स्पष्ट होता है ना। फर्म Q3, फर्म जो है ये जो Q3 है इससे नीचे उत्पादन नहीं करती है क्योंकि ये शट डाउन पॉइंट है। Q3 बिंदु पर फर्म की जो सीमांत लागत है SMC है, औसत परिवर्तनशील लागत यानी AVC के बराबर होती है। यह फर्म के लिए शट डाउन पॉइंट होता है। इस बिंदु से कीमत के जरा भी नीचे आने पर उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। अतः फर्म के लिए SMC वक्र का वह अंश जो Q3 से आगे जाता है फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होगा, तो ये लाल डॉट डॉट मैंने किए हैं, वह बिंदु जहां पर AVC और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं, या जहां कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, और जहां SMC वक्र उसे काटता है, उससे ऊपर का जो SMC वक्र है वो फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाएगा। इस पर उत्पत्ति करके फर्म अपने लाभ अधिकतम कर सकती है अथवा हानि को न्यूनतम कर सकती है। इस अवधारणा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है क्योंकि विभिन्न फर्मों के इन अल्पकालीन पूर्ति वक्रों को जब हम क्षैतिज रूप से जोड़ते हैं तभी हमें उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। तो वास्तव में उद्योग के अल्पकालीन पूर्ति वक्र की जो अवधारणा है उसमें फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र की अवधारणा पर आश्रित होने से ही हमने अल्पकाल में पहले फर्म की जो है गतिविधि का हमने वर्णन कर लिया है, और हम चलेंगे कि अल्पकाल में एक उद्योग में कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो अब इस पूर्ति वक्र को हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। उद्योग में पूर्ति वक्र, ये देखिए, अब ये है उद्योग का पूर्ति वक्र। ये एक फर्म का SMC वक्र है। ऊपर का हिस्सा जो अभी मैंने इसके पहले वाले चित्र में बताया था, जहां कीमत बराबर AVC है और जहां SMC वक्र उसे काटते हुए ऊपर निकलता है, तो ऊपर का हिस्सा है। तो मान ले हम कि ये दो फर्में हैं, फर्म 1 और फर्म 2। इन दोनों के फर्मों का ये SMC1 और SMC2 का ऊपर की ओर उठता हुआ अंश है जो AVC से ऊपर है। इनको हमने क्षैतिज रूप से जोड़ करके और उद्योग का पूर्ति वक्र SS बनाया है। इनको हम जोड़ेंगे तो SS हमें प्राप्त हो गया। तो इस चित्र में P0 कीमत पर फर्म जो 1 है, पहली फर्म है, पूर्ति की A मात्रा और फर्म 2 A1 मात्रा उत्पन्न करती है ना। इन दोनों को OA प्लस OA1 इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें A प्राप्त होता है। इसी तरह से P कीमत पर, इस P कीमत पर दोनों की कुल पूर्ति जो है वो B के बराबर होती है। ये B कहां से आया, OB प्लस OB1 इजिकल टू OB। तो SMC1 और SMC2 दोनों फर्मों के सीमांत लागत वक्रों के AVC से ऊपर के अंश हैं, जिसको हम जोड़ करके उद्योग का पूर्ति वक्र बनाते हैं, जो यहाँ पर SS वक्र के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से उद्योग का पूर्ति वक्र का निर्माण होता है, या बाजार के पूर्ति वक्र का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं कि अल्पकाल में सामान्य कीमत का निर्धारण, या अल्पकाल में उद्योग और फर्म में एक साथ संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है। अल्पकाल में जब पूर्ण प्रतियोगी उद्योग में वस्तु की कीमत के निर्धारण का जब हम वर्णन करते हैं, तो यहाँ भी वस्तु की कीमत कुल मांग और कुल पूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है। उद्योग का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख लेंगे। इसके दाहिनी तरफ हम देखें, ये जो हिस्सा है इसका दाहिना हिस्सा, उसको मैं ऊपर कर लेता हूं। इसका ये जो दाहिना भाग है, ये वाला, उद्योग में मांग और पूर्ति की शक्तियों से P कीमत का निर्धारण होता है। मान लीजिए, है ना, मांग और पूर्ति वक्र D वक्र और SS वक्र दोनों को P बिंदु पर काटते हैं, जिससे P कीमत निर्धारित हो जाती है। मांग के बढ़ जाने से कीमत बढ़ करके P1 हो जाती है। अगर मांग वक्र बढ़ करके D1 हो जाता है तो कीमत भी बढ़ करके P1 हो जाएगी। उद्योग में उत्पत्ति की मात्रा Q से बढ़ करके Q1 हो जाएगी अगर कीमत में परिवर्तन होता है, मांग बढ़ती है तो। P कीमत पर एक फर्म, अब हम इस तरफ देखते हैं कि जब P कीमत है, ये P कीमत है, इस P कीमत पर फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। P कीमत पर
फर्म क्यू माल का उत्पादन करती है, ओ क्यू माल का उत्पादन करती है, जहां पर एसएमसी वक्र फर्म के मांग वक्र को एन बिंदु पर काटता है। देखिए एन बिंदु पर काटता है। ये जो रेखा है ये मांग वक्र पर कीमत निर्धारित होती है, तो इसलिए ये जो फर्म का मांग वक्र होगा वो ए आर बराबर एम आर होगा, और ये देखिए डी डी यही इसका मांग वक्र हो जाता है, जो पूर्णतया लोचदार होता है। हम पूर्व में बता चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, जो यहाँ डी डी के द्वारा दिखाया गया है। तो अब इस मांग वक्र को ये एसएमसी वक्र, जो पूर्ति वक्र भी है इसका ऊपर की ओर उठता हुआ हिस्सा, एन बिंदु पर काटता है। तो फर्म को पी कीमत अथवा ओ एम कीमत, ये देखिए अब फर्म के लिए ओ एम या पी कीमत दोनों ही समान है। एम एन आर टी, क्योंकि ये जो एसएससी है लागत की तुलना में इसका जो है आई जो है एम ए आर ज्यादा प्राप्त हो रही है, कीमत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इस एम एन आर टी, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है एम एन आर टी का, कुल लाभ प्राप्त होता है जो अधिकतम होता है। तो यहाँ फर्म को लाभ प्राप्त हो रहा है। अब उद्योग में मांग के डी डी से बढ़ करके और डी वन हो जाने पर कीमत पी से बढ़ करके पी वन हो जाती है। पी वन कीमत पर फर्म पुनः माल का इतना उत्पादन करती है जहां पी वन बराबर एम सी हो जाए। ऐसा करके ही फर्म अपना लाभ अधिकतम कर सकती है। अब अगर हम चाहें तो देखिए ये पी है, इसको हम सीधा आगे लाते हैं ये, तो अब ये यहाँ किस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु पर काटने के लिए इसके लिए उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण तो ये हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं Q1, है ना। और ये जो है यहां तक इसकी आ रही है लागत और ये कीमत। तो अब लाभ क्या हो जाएगा फर्म के लिए, ये पूरा क्षेत्र लाभ हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्र लाभ का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने P1 में से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को डाल करके भी एक फर्म के एसएमसी वक्र के कटान बिंदु की सहायता से उत्पत्ति की मात्रा व लाभ की मात्रा का पता लगा लिया है। तो अल्पकाल में उद्योग की कीमत पर मांग के परिवर्तनों व लागत के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। अल्पकालीन सामान्य कीमत वह प्रत्याशित कीमत या संभावित कीमत होती है जो मांग व पूर्ति की दी हुई दशाओं में पाई जाती है। बाजार कीमत में सामान्य कीमत के पास जाने की प्रवृत्ति रहती है। ये सामान्य कीमत से कम या अधिक हो सकती है। सामान्य कीमत की इस प्रवृत्ति को देखकर इसे हम प्रत्याशित या संभावित कीमत कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अल्पकाल में एक फर्म का संतुलन निर्धारित होता है। फर्म कौन से बिंदु तक उत्पादन जारी रखती है, कौन से बिंदु उसके लिए उत्पादन बंद के रोका बिंदु होता है, और उद्योग और फर्म में एक साथ संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है।